हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैट के हम क्लासेस में। मैं हूं विमल। आप सभी को आज इस वीडियो में, जैसा कि थंबनेल देखकर क्लियरली समझ में आ गया है, हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि दिसंबर 2026 के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि CSIR अपना सिलेबस जो है वो चेंज कर रहा है। आज इस वीडियो में आप दिसंबर 2026 की तैयारी को स्टार्ट करने से पहले, प्रिपरेशन करने से पहले अच्छे से पूरे सिलेबस को समझ लीजिए कि पहले क्या था, सिलेबस क्या था और अब जो अपना नया सिलेबस है वो क्या है। इसके बारे में चलिए आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल चर्चा कर लेते हैं और मैं आपको समझाता हूं कि ऑलरेडी कई जगह पर आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो ऑलरेडी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जा रहा होता है। बट ये क्या है कि इन्होंने CSIR ने क्वेश्चंस पूछना पहले स्टार्ट कर दिया था, बट उन्होंने अब सिलेबस अब बदला है। ठीक है, जिसके लिए प्रपोजल आया, 14 मई तक इसका प्रपोजल चलेगा और दिसंबर 2026 की साइकिल में ये आपको नया सिलेबस देखने को मिलेगा। देखिए, नए और पुराने सिलेबस, दोनों सिलेबस को आज इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से कंपेयर करेंगे और मैं आपको समझाता हूं कि सिलेबस बेसिकली बदला कैसे गया है। और बेसिकली जो सिलेबस है ना, उसको बदलने का मेन मोटो ये है कि जो रिसर्च में आजकल यूज हो रहा है, रिसर्च में जो चीजें आजकल यूज हो रही हैं वो चीजें यूज करी जाएं, उन टर्म्स को यूज किया जाए। जिस हिसाब से रिसर्च में हमें देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना होता है, हमें रिसर्च में किसी टॉप स्टूडेंट्स को केमिकल पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस, मेन ग्रुप एलिमेंट, 10 साल पुराना सिलेबस है ये। तो 10 साल पहले से ये सिलेबस चल रहा है, तो इसलिए उन्होंने उसको एज अ साइंटिफिक टर्म में, जैसा हमें रिसर्च में उसको यूज करना होता है वैसे उन्होंने उसको क्या कर दिया है, अपडेट कर दिया है। तो अच्छी बात है। ऑलरेडी इसको ऐसे ही हम लोग डिस्कस करते थे, ऐसे ही पढ़ते थे, जैसा भी मैं आपको मैटके में पढ़ाता हूँ या फिर हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं ये चीजें कि भाई हम लोग इसी सीक्वेंस में पढ़ते हैं। जैसे जरा मैं एक एक करके सिलेबस को समझाता हूँ, पहले सिलेबस क्या था और अब सिलेबस क्या हो गया, इसका क्लियर कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले जो आपका सिलेबस था वो क्या था, पहले इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में डिवाइडेड था, जैसा कि आपका 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होता है। ठीक है, लेकिन अब जो सिलेबस है वो फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में अलग नहीं है। अब इसका मतलब है कि आपको अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का सिलेबस देखिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप क्या क्या दे दिया है, देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में इन्होंने कुल मिलाकर क्वांटम केमिस्ट्री कंप्लीटली दे दी है। देखो क्या दिया है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री, पोस्टुलेट्स, ऑपरेटर, अलजेब्रा, ऑपरेटर की अलजेब्रा, इसके बाद एग्जैक्ट सॉल्वेबल सिस्टम्स, पार्टिकल इन अ बॉक्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर, रिजिड रोटर एंड हाइड्रोजन एटम, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एंड स्पिन, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स, टनलिंग क्या होती है, अप्रोक्सीमेशन मेथड्स क्या होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, जैसे वेरिएशन मेथड, फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन मेथड, मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए क्या होते हैं, एंटी सिमेट्री प्रिंसिपल क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें इन्होंने क्या करी है, देखो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर दे दी है कि जब भी आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना होता है तो आपको इतनी सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो ये सही बात है। क्वांटम केमिस्ट्री के नाम से आपको नहीं पढ़ना होता है। जब भी आपको अगर किसी एटम का स्ट्रक्चर पढ़ना है तो अबे उसके लिए आपको इतने सारे चीजें पता होनी चाहिए। इससे पहले क्या था, यही टॉपिक आपका फिजिकल केमिस्ट्री के 4 सब टॉपिक्स में डिवाइडेड था। चलिए देखते हैं। ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस था। ओल्ड क्या था, ओल्ड में फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, इसके बाद नीचे जाएंगे अगर आप तो ये आपका तीसरा टॉपिक और चौथा टॉपिक। जरा देखिए, यहां पर आपके पास जो पहला टॉपिक था इसमें से इन्होंने इस चीज को हटा दिया है। किस चीज को हटा दिया है, केमिकल बॉन्डिंग इन डाइएटॉमिक एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ एमओवीबी थ्योरी, हकल थ्योरी फॉर कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम। ये हकल थ्योरी फॉर कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम तो आपको देखने को नहीं मिली है, तो इस चीज को इन्होंने यहां से हटा दिया है। अभी हम लोग पूरा सिलेबस कवर करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये सिलेबस में अभी ऑलरेडी बचा है या नहीं बचा है। ठीक है, इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर देखो इन्होंने क्या किया, टर्म सिंबल्स को यहां लिख रखा था। टर्म सिंबल हो गए एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम और एंटी सिमेट्री प्रिंसिपल। तो मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम और एंटी सिमेट्री प्रिंसिपल को उठाकर देखो, ये पहला, दूसरा, तीसरा जो चौथा टॉपिक था ना इससे पहले, ये क्वांटम के कुछ टॉपिक्स को इन्होंने डिवाइड कर रखा था, उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स इधर उधर के भी मिला रखे थे। अब उन्होंने उसको अच्छे से कर दिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ, वेरिएशन मेथड, पर्टर्बेशन अप टू सेकंड ऑर्डर इन एनर्जी एप्लीकेशन। ये वर्ड पहले लिखा हुआ था, पर्टर्बेशन थ्योरी अप टू सेकंड ऑर्डर। क्या अब ये चीज आपको दिख रही है? अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वेरिएशन प्रिंसिपल फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन। तो अब सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन
नहीं है आपके सिलेबस में, और कहीं मिलेगा तो हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई आप सभी को। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपने पास क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो आपका केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आ जाता है। केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये आपका एक टॉपिक है। इसके अंदर देखते हैं क्या है, बड़ा आराम से धीरे धीरे करके पूरा पहले समझ लेते हैं सिलेबस को, एक बार तो समझना ही पड़ेगा आपको। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग है, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, तो एमओटी यहां पर डाल दी है। ठीक है, इसके बाद उठाते हैं यहां से, तो आपके पास क्या है, वीबीटी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद बॉन्ड ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, और यहां पर हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम यहां पर डाल दी है। तो हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अभी भी आपकी, इसका मतलब सिलेबस में है, तो हम लोग यहां से क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जहां जहां पर मैं कट करता जाऊंगा, देखो मैंने वैसे पूरा सिलेबस देखा हुआ है, कुछ भी आपका चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ वही है, बस रीअरेंज कर दिया गया है। ठीक है, वो सब कुछ मैं आपको सामने करके दिखाऊंगा, तभी आपको भी भरोसा होगा और मुझे भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि मैंने आपको ये बात बता दी। इसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एमओ थ्योरी, हेट्रोडाइटोमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ एच टाइप, और जहां पर एन जो है वो 2 से 4 तक जा सकता है आपका, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वीक केमिकल फोर्सेस। तो वीक केमिकल फोर्सेस को भी कुल मिलाकर इन्होंने यहां पर इंक्लूड करा दिया है। ठीक है, तो ये आपका है। इससे पहले ये जो बॉन्डिंग वाला पार्ट था उसको जरा पकड़ते हैं चल के। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास जो ये बॉन्डिंग वाला पार्ट था, कहाँ गया, ये तो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है, इसके बाद सबसे पहले आपकी इनऑर्गेनिक सबसे पहले ही थी ना, हाँ, तो यहां से उठाते हैं ना इसको। केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट देखिए, पहले केमिकल बॉन्डिंग में क्या क्या दिया हुआ था। केमिकल बॉन्डिंग में आपका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन होमोडाइटोमिक मॉलिक्यूल, यहाँ पर वीएससी पीआर थ्योरी के बारे में भी लिखा हुआ था। यहाँ पर आपको वीएससी पीआर थ्योरी के बारे में देखिए लिखा हुआ वर्ड नहीं यूज हो रहा है, कहाँ गया आपका, देखो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में वीएससी पीआर थ्योरी का वर्ड यूज नहीं किया है, बट यहाँ पर लिख दिया है ना कि एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसके बाद आपको लिखा हुआ है कि आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिखी हुई है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर ही वीएससी पीआर थ्योरी भी एक तरीके से आ जाती है। ठीक है, तो यहां पर ऊपर जाते हैं, वीएससी पीआर थ्योरी का वर्ड अलग से यूज नहीं किया हुआ है। बाकी यहाँ पे एसिड बेस कॉन्सेप्ट को ये अलग से लिख रखा था, ना पूछता, ना कभी पूछता था, इधर उधर के क्वेश्चन डाल देता था, तो अब इसको उसने अपने टॉपिक से हटा दिया है क्लियरली, जहां पे उसकी जरूरत होगी वहां पर उसने आपके सामने लिख दिया है। तो ये आप दूसरा टॉपिक समझ गए अच्छे से। अब चलिए समझते हैं इस तीसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक को। तीसरा वाला टॉपिक समझिए, यहाँ पर नॉमेनक्लेचर है जिसमें स्ट्रक्चर एंड आइसोमेरिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉमेनक्लेचर, हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और इसके बाद एरोमेटिसिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी, स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल। देखो किस तरीके से आपस में इसने सिलेबस को मिक्स कर दिया, एक बार आप जरा ध्यान से समझो कि मतलब जहां पर आपको इंटरमीडिएट पढ़ने, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अलग अलग कुछ नहीं बचा, आइसोमेरिज्म, स्टीरियो। यहाँ पर पहले वो ये वर्ड नहीं यूज किया करता था, क्या वर्ड, कि काइरल, एक्सियल, प्लेनर एंड हेलिकल काइरलिटी क्या होती है। इससे पहले वो इस तरीके के वर्ड यूज नहीं किया करता था, वो सीधा बोल देता था आपसे कि भाई स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़नी है पूरी की पूरी। लेकिन अब आपको उसने वर्ड्स को थोड़ा क्लियर दिया, तो अब सिलेबस थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, और कुछ नहीं है, और वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था आपके लिए, क्वेश्चन पेपर इसी से बनता था। काइरल ये सब इन्होंने बोल दिया, कॉन्फ़िगरेशन, डिस्क्रिप्टर्स, टोपोसिटी एंड डिस्क्रिप्टर्स, इसके बाद कंफर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो एक तरीके से स्टीरियो केमिस्ट्री का ये पार्ट आपका यहाँ पर दे दिया है। इसके बाद ग्रुप थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ग्रुप थ्योरी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को जरा ध्यान से देखिए, ग्रुप थ्योरी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो यहाँ पर सब कुछ दे दिया। पहले क्या करता था, देखो यहाँ पर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है, ठीक है, यहाँ पर आपको केमिकल एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी भी दिख जाएगा, यहाँ पर आपको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी दिख जाएगी, यहाँ पर आपको एफटीआईआर जो कि रिसर्च में आप आजकल यूज किया जाता है, एफटीआईआर लिख दिया है, यहाँ पर आपके पास रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी लिख लिया है, एनएमआर लिख दिया है, ठीक है, ईएसआर लिख दिया है, ठीक है, मास स्पेक्ट्रो लिख दिया है। इससे पहले क्या करते थे ये लोग, स्पेक्ट्रोस्कोपी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके लिखा हुआ था। देख लेते हैं, देखो इनऑर्गेनिक के सिलेबस में पहले इनऑर्गेनिक की स्पेक्ट्रोस्कोपी को अलग से लिख कर दिया हुआ था, उसके बाद फिर इन्होंने क्या लिख कर दिया हुआ है, उसके बाद इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को देख लो पूरा, ये इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी माइक्रोस्कोपिक टेक्निक। इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस के अंदर फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी दे रखी थी, देखिए फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग से दे रखी है, तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी।
रोटेशनल, वाइब्रेशनल, रमन, आईआर, रमन, ये बेसिक फंडामेंटल मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो देखो मैं आपको बार बार यही बात बता रहा हूँ, सिलेबस वही है जो पहले था, अब अच्छे से रीअरेंज कर दिया गया है और थोड़ा इलेबोरेट अच्छे से कर दिया गया है। नए नए कीवर्ड्स यूज किए गए हैं FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी टाइप के, जो कि पहले यूज नहीं किए जा रहे थे। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड कंफर्मेशन प्रॉबिंग रिएक्शन मैकेनिज्म, तो ये वर्ड इन्होंने पहले नहीं यूज किया हुआ था, बट अब क्या कर दिया है, इस वर्ड को यूज करा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कंफर्मेशन एंड प्रॉबिंग रिएक्शन मैकेनिज्म। तो यहां पर आपके पास वही क्या कहते हैं मॉल, तो कुल मिलाकर सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्होंने एक साथ यहां पर दे रखी है। ठीक है, अब इसके बाद केमिकल, ये आपका जो ग्रुप थ्योरी थी ये यहाँ पर अलग से था, यहाँ पर अलग से था। अब जरा ग्रुप थ्योरी को देख लेते हैं कितना अंतर जैसे किया है, पहले क्या लिख रखा था, अब क्या लिख रखा है, मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बताता भी चलता हूँ। ग्रुप थ्योरी में इन्होंने पहले दे रखा था, क्या कहते हैं कि हाँ, केमिकल एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी, सिमेट्री एलिमेंट्स, पॉइंट ग्रुप, कैरेक्टर टेबल, सिलेक्शन रूल्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी तो इसके बाद आ गई, तो इतना दे रखा है। ठीक है, पहले, इससे पहले इन्होंने सिलेबस में क्या दे रखा था, देखो जरा ध्यान से, जो आपकी ग्रुप थ्योरी है ये पहले लिख रहा था सिमेट्री एलिमेंट्स, कहां गया, ये गया केमिकल एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी, सिमेट्री एलिमेंट्स, पॉइंट ग्रुप, कैरेक्टर टेबल, सिलेक्शन रूल्स। तो ये देखो वही चीज है, सेम वही चीज है, कुछ इसमें खास डिफरेंस नहीं है, बस लैंग्वेज डिफरेंट कर दी है। कैरेक्टर टेबल, सिलेक्शन रूल, पॉइंट ग्रुप, सिमेट्री एलिमेंट्स, केमिकल एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी। तो इस तरीके से अगर आप एक एक टॉपिक को उठाकर पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा भाई थोड़ा अच्छे से कर दिया है, सही तरीके से कर दिया है। जैसे ऐसे हम लोग पढ़ते भी हैं तो हम लोग इसी तरीके से पढ़ते हैं कि भाई अब जहां पर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको आपको सिलेबस में मैट के में पढ़ाई की थी हमने, तो एक साथ ही एक ही फोल्डर के अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल डाल रखी थी। अब केमिकल स्टैटिस्टिकल थर्मो, इसमें देख लेते हैं, तो देखो साथ में लिख दिया कि थर्मो है तो दोनों साथ के ही पार्ट हैं, तो साथ में यहां पर लिख दिया। अब इसके अंदर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टेट पाथ फंक्शन, दियर एप्लीकेशन, थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक फंक्शंस एंड इसके बाद दियर रिलेशनशिप, मैक्सवेल रिलेशन, स्पॉन्टेनिटी एंड इक्विलिब्रिया, इसके बाद टेम्परेचर एंड प्रेशर डिपेंडेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, इसके बाद ली चैटलियर प्रिंसिपल, फेज ट्रांजिशन, फेज इक्विलिब्रिया, फेज रूल। ये पहले से भी अलग से लिख के देता था, अब एक साथ इन्होंने लिख कर दे दिया। ठीक है, इसके बाद थर्मोडायनेमिक ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस, सॉल्यूशंस एंड सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशन और नॉन आइडियल गैसेस के बारे में भी थोड़ा आइडिया रखना पड़ेगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टीशन फंक्शन, दियर रिलेशन विद थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, तो ये ऑलरेडी पहले सिलेबस में भी था। देखो यहां पर स्टैट थर्मो कितनी है, देख लो जरा ध्यान से, कहां गई, यहां से स्टार्ट हो रही है ये स्टैट थर्मो, तो पहले स्टैट थर्मो इतनी थी, अब देखो इससे पहले स्टैट थर्मो आपकी जो थी वो इतनी थी। यहां पर क्या पहले क्या था, थर्मोडायनेमिक, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को देखो इसमें डाल रखा था, तो वो ऊपर लिख दिया है यहाँ पर। पार्टीशन फंक्शन, दियर रिलेशन विद थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, कैलकुलेशन फॉर द मॉडल सिस्टम, तो वही वर्ड है उसको अलग से लिख दिया है बस इस बार। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखो आ गई है तुम्हारी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को देख लो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहले क्या लिख रखा था, इन्होंने लिख रखा था नस्ट इक्वेशन, रेडॉक्स सिस्टम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डिबाइहकल थ्योरी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, कोलॉर्स लाइट्स एप्लीकेशन, आयनिक इक्विलिब्रिया, इसके बाद कंडक्टोमेट्रिक टाइटेंशन, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये अभी नया सिलेबस है, पहले क्या था, नेस्ट इक्वेशन, रेडॉक्स सिस्टम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डिबाइहकल थ्योरी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, कोलॉर्स एप्लीकेशन, आयनिक इक्विलिब्रिया, कंडक्टोमेट्रिक टाइटेंशन, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, पहले भी यही था, बस अरेंज कर दिया है अच्छे से। देखो काइनेटिक्स अगर तुम पढ़ोगे सच में, तो काइनेटिक्स पढ़ने में तुम्हें पता चलेगा कि भाई जो काइनेटिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं ना, वही रूल सरफेस केमिस्ट्री में भी अप्लाई होते हैं। सरफेस केमिस्ट्री में भी तो हम लोग काइनेटिक्स ही लगाते हैं, और काइनेटिक्स जब अच्छे से पढ़ाता हूं मैं आपको, तो सिलेबस में मैंने आपको पढ़ाया भी है, काइनेटिक्स में एंजाइम पढ़ते हैं, एंजाइम कैटालिसिस जो होती है वो सरफेस केमिस्ट्री ही तो होती है। तो उन्होंने अब उसको अच्छे से मिला दिया, जो चीजें आपस में इंटर रिलेटेड थी उनको अच्छे से मिला दिया, जो कि ऑलरेडी रिलेट करके ही पढ़नी चाहिए थी आपको, तभी आपका तुक बनता है। तो इस सिलेबस के की हेल्प से आप पढ़ अच्छे से पाएंगे। रिलेटेड टॉपिक एक साथ है, तो रिलेटेड टॉपिक एक साथ पढ़ोगे तो उससे थोड़ा समझ में अच्छे से आएगा। एक अच्छा टीचर आपको मिलाकर ही समझाकर ही पढ़ाता है, आपस में सब कुछ रिलेट करके। तो एम्पेरिकल रेट लॉ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कोलिजन, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, इसके बाद थ्योरी ऑफ रेट कांस्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी सरफेस, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट, इसके बाद एंजाइम काइनेटिक्स में सॉल्ट इफेक्ट, इसके बाद होमोजीनियस कैटालिसिस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है, फास्ट रिएक्शंस, इसके बाद न्यूक्लियर रिएक्शंस, काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, वेट डिटर्मिनेशन, पॉलीमर, तो इन दोनों को मिलाकर इन्होंने रख दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर
प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड आ गई, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड आ गया, ठीक है। इसके बाद आइसोथर्म आ गया, इसके बाद ये हेट्रोजीनस कैटलिस्ट आ गया। तो यही था यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड, स्टेबिलिटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड, आइसोथर्म, सरफेस एरिया, हेट्रोजीनस कैटलिस्ट, वही यहाँ लिखा है, वही यहाँ लिखा है। अब मिला दिया है, जो सिलेबस जिसके साथ था बस उसको मिला दिया है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट फिर एक साथ उठा लिए, पीरियोडिक ऑक्साइड्स जो भी हैं आपके सारे, नाइट्राइड हो गए, सल्फाइड हो गए, बोरेन हो गए, सिलिकॉन हो गए, सिलिकेट्स हो गए, बोराजीन हो गए, फास्पाजीन हो गए, एलोट्रॉप्स हो गए, तो ये आपके सारे सॉफ्ट, देखो एसिड बेस को यहाँ पर डाल दिया है, जो कि यहीं का पार्ट होना भी चाहिए, यहीं का पार्ट होना भी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब ये आ गए हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में आ गए हैं, तो रिएक्शंस के बाद देखो प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो सिंथेसिस, रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, एल्कीन, एल्केन, एल्काइंस, एरीन्स, अल्कोहल्स, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सब की रिएक्शंस, नाइट्रो ग्रुप्स के बाद, उसके बाद ये सारा रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड उसके बाद पढ़ लेंगे आप। फिर रीएजेंट्स फॉर फंक्शनल ग्रुप, तो रीजेंट देखो यहीं पर इन्होंने मिलाकर लिख दिया है, क्या लिखा हुआ है, रीजेंट फॉर फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, इसके बाद ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रीजेंट, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को इन्होंने यहीं पर डाल दिया है पूरा का पूरा, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शंस को भी इन्होंने यहीं पर डाल दिया है, ऑर्गेनिक फोटोकेमिकल रिएक्शंस को, तो ये आपका रिएक्शंस डाल दी। इसके बाद डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर ही इन्होंने अपना क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन डाल रखी होगी पक्का, यहाँ पर डी और एफ ब्लॉक के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट, कॉम्प्लेक्सेस, स्ट्रक्चर, आइसोमेरिज्म, पीरियोडिक ट्रेंड्स, स्टेबिलिटी, सीएफएससी हो गई, देखो एमओटी हो गई, 4 5 6 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की, एनर्जी लेवल डायग्राम हो गए, सीएफएससी हो गई, सीएफटी हो गई, जेटीडी हो गई, मेटल मेटल बॉन्ड कंपाउंड्स हो गए, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म हो गया, टर्म सिंबल हो गया, सिलेक्शन रूल हो गया, ऑर्गल डायग्राम, ताना बेसोगाइगो डायग्राम। तो अब थोड़ा बेटर वे में आपके सामने सिलेबस लिखा हुआ है, अब इस सिलेबस में हर एक वर्ड को आपने अच्छे से पढ़ना है, सेम सीक्वेंस में पढ़ना है, तो आपको थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा। पहले इन्होंने ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशंस को अलग कर रखा था, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस को अलग कर रखा था, अब उसको अच्छी तरीके से मिला दिया है, ठीक है। इसके बाद देखो ये क्या हो जाता है, न्यूक्लियोजेक्टिक इफेक्ट, इसके बाद राका पैरामीटर, सीटीएस हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गई, रिएक्शन मैकेनिज्म हो गई, काइनेटिक एंड थर्मल स्टेबिलिटी हो गई आपकी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस हो गई, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ दिस कंपाउंड, देखो ये बहुत अलग तरीके से बार बार पूछता भी था तुमसे। तो अब जो पेपर आता है इस समय रिसेंट, उसका अच्छा सिलेबस तुम्हारे सामने दिया हुआ है। क्या यहाँ तक तुम्हें सारी बातें समझ में आ गई? इसके बाद ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को देख लो। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में आपके पास क्या है, सिंथेसिस है, स्ट्रक्चर है, बॉन्डिंग है, उसके बाद क्या है, मेटल एल्किल कार्बीन्स है, एल्किलिडीन है, एल्कलाइडीन है, इसके बाद कार्बोनिल्स हैं, एल्कीन है, एरीन कॉम्प्लेक्स है, मेटालोसीन्स है, फ्लेक्सियोनिलिटी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, फंडामेंटल ऑर्गेनिक रिएक्शंस है, होमोजीनियस कैटालिसिस है, हाइड्रोफॉर्मुलेशन, एसिडिक एसिड की सिंथेसिस वाली रिएक्शंस हैं, इसके बाद मेटाथेसिस है, इसके बाद सीएक्स बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शंस हैं, इसके बाद ओलिफिन, इसके बाद हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है, फिशर ट्रॉप्स मेथड है, इसके बाद जिगलर नट्टा कैटलिस्ट है, ठीक है। तो ये अलग से तुमको अच्छे से दे दिया, तो इस तरीके से तुम पूरे सिलेबस को देख सकते हो। बायो इनऑर्गेनिक को भी चलिए फटाक से देख लेते हैं। यहाँ पर आपके क्या है, O2 का इवोल्यूशन, फोटोकेमिकल सिस्टम्स है, कैरियर्स के बारे में, एक्टिवेटर्स के बारे में, रिडक्शन जहां पर होता है उनके बारे में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजनेस एंड नाइट्रोजनेस के बारे में, जिंक कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में। सॉलिड स्टेट में जाएंगे तो सॉलिड स्टेट के साथ इनऑर्गेनिक मटेरियल को मिला दिया है इन्होंने। तो यहाँ पर देखिए क्रिस्टल सिस्टम, लैटिस, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, मिरर प्लेन्स, क्रिस्टल पैकिंग, क्रिस्टल डिफेक्ट हो गए। इसके बाद ब्रैग्स लॉ हो गया, आयनिक क्रिस्टल ऑफ AX, AX2, AB, X3 टाइप के, ठीक है। इसके बाद स्पाइनल्स हो गए, बैंड थ्योरी हो गई, मेटल एंड सेमीकंडक्टर्स हो गए। इसके बाद फिर से वापस रिएक्शन मैकेनिज्म को इन्होंने उठा लिया है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में अब क्या उठाया, रिएक्शन मैकेनिज्म में मैकेनिज्म ऑफ एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कंडेंसेशन, कंसंट्रेट रीअरेंजमेंट, फ्रेगमेंट रिएक्शन, जनरेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, कॉमन नेम रिएक्शन, दियर मैकेनिज्म, सेलेक्टिविटी। इसके बाद फिर काइनेटिक थर्मोस्टेबिलिटी, काइनेटिक स्टेबिलिटी, स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होते हैं, ठीक है, वो जो आप लोग पढ़ते हो स्टीरियो केमिस्ट्री में, क्या कहते हैं इफेक्ट्स, जिनको क्या बोलते हैं, स्टीरियो इफेक्ट, कुछ इनका नाम होता है ना। इसके बाद आपके पास हैमंड पोस्टुलेट क्या होता है, रिएक्शन काइनेटिक्स, हैमेट इक्वेशन, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, कर्टियर हैमेट प्रिंसिपल क्या होता है, मेथड ऑफ प्रोबिंग रिएक्शन मैकेनिज्म।
इसके बाद ऑर्गेनिक सिंथेसिस आ गई आपके पास। ऑर्गेनिक सिंथेसिस के बारे में देख लीजिए। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में आपके पास मेन ग्रुप, ट्रांजिशन, मेटल बेस्ड रीजेंट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, एप्लीकेशन ऑफ नेम रिएक्शन, कीमो, रिजियो, सेल्यूलोस्टिलस एक्टिविटी, एसिड बेस कैटालिसिस, ऑर्गेनो कैटालिसिस, ये सारा का सारा सिलेबस तुम्हारा देखो ये लिखा हुआ है, ये पहले भी था। तो अब तुम एक काम कर सकते हो कि जब भी जो टॉपिक पढ़ो, तुम्हारा काम क्या होना चाहिए कि तुम इस सिलेबस को प्रिंट करा लो, और सिलेबस को प्रिंट कराने के बाद हर एक वर्ड जो इसमें लिखा हुआ है, क्या वो वर्ड तुमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, इस चीज पर ध्यान दे दो। क्योंकि नया नया सिलेबस चेंज होता है, तो हर वर्ड से क्वेश्चन तुम्हें क्या कर देंगे, पूछने को मिलेंगे। हेटेरोसाइक्लिक यहाँ पर इन्होंने अलग डाल दी है। इसके बाद फिर केमिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर सिंथेसिस, इसके बाद आपके पास ये होगा। तो ये बायो ऑर्गेनिक कुल मिलाकर यहाँ डाल दी है। इसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट लास्ट में डाल दिया। ये वाला पार्ट इन्होंने पहले डाला हुआ था, बट इसको अब यहाँ से हटा दिया है, तो आपका पार्ट सी में एमएसक्यू आने की कोई भी संभावना नहीं। तो ये आपका सिलेबस चेंज हुआ है। आपको क्या करना चाहिए, सिलेबस को डाउनलोड करना चाहिए। पहली बात ये समझनी चाहिए कि सिलेबस रीअरेंज हुआ है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, रीअरेंज हुआ है। पहली बात अपने दिमाग में क्लियर रखो। दूसरी बात, सिलेबस को प्रिंट करा लो, क्योंकि नया सिलेबस आपके पास मोर क्लैरिटी के साथ उसमें चीजें लिखी हुई हैं। तो आप जैसे भी पढ़ रहे हैं उस चीज में बस इतना देख लीजिए कि आपने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं कि नहीं पढ़ ली हैं। जो बच गया है उसे अपने मेंटर के साथ शेयर करिए और उस चीज को पढ़ लीजिए। बस इतना ही आप सभी को इस नए सिलेबस पर ध्यान देना है। दिसंबर 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। हम आपकी 2026 की दिसंबर की तैयारी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशॉप लेकर आ रहे हैं 24 अप्रैल शाम 8 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर। उस वर्कशॉप को मिस मत करना, जाकर जरूर उसको देखना, चेकआउट करना, ठीक है। उसमें हम लोग गूगल मीट के थ्रू आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे दिसंबर 2026 की प्रिपरेशन कैसे करी जाए, क्या क्या किया जाए, सब कुछ आपके लिए हम इस चैनल पर लेकर आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो वो कमेंट करके मुझे बता दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई डाउट अगर अभी भी आपका रह गया है सिलेबस से रिलेटेड तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच।